हेलो स्टूडेंट, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। चलिए, आज अब हम इस वीडियो के माध्यम से मैं एनसीईआरटी कोर्स, एमपी बोर्ड कोर्स के 12th कक्षा में कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 इन दोनों को मिलाकर मैंने एक समरी तैयार की है और इस समरी को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत कुछ जीके के क्वेश्चन भी शामिल होंगे जो कि नीट, जेईई, पीएनएसटी, जेएनटी, एसएससी ऐसे एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन काम आएंगे। तो बिना कोई दूसरी बात की मैं सीधे अपने मुद्दे पे आता हूं। मैंने आपको जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था, उसकी मैं सबसे पहले एक समरी बताना चाहूंगा और फिर उसके अंतर्गत मैं कुछ नए बिंदुओं पे बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका जो अनुपात है वो 1:2:1 होता है। इसे कार्बन के हाइड्रेट कहते हैं और C1H2O1 मूलानुपाती सूत्र, जबकि CnH2nOn इनका जनरल फार्मूला माना गया है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपके पास है। फिर मैंने आपको बताया था ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट इनका जो क्लासिफिकेशन होता है उन्हें 3 भागों में बांटा गया। एक है मोनोसेकेराइड, आप देख रहे हैं मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब इन तीनों में वो एक एक करके सबका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मोनोसेकेराइड मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको बताया था कि ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये मोनोसेकेराइड या तो ये एल्डोज हैं या तो ये कीटोज हैं, जिन्हें हम पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के नाम से भी जानते हैं। और ये बात समझना है हमको कि यहाँ पर इसका जो सामान्य फार्मूला है वो सामान्य फार्मूला CnH2nOn और इस सामान्य फार्मूले में ये जो n है, इस n की वैल्यू 3 से ज्यादा होगी, 3 से मुक्तता सार्थक होती है। और यदि n की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी तो उसे ट्राइयोज कहा जाएगा, और यदि 4 होगी टेट्रोज, 5 होगी पेंटोज, 6 होगी हेक्सोज और 7 होगी तो हेप्टोज कहा जाएगा। इस प्रकार मोनोसेकेराइड्स के अलग अलग पार्ट थे 3 से लेकर 7 तक, और इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो बेसिक फार्मूला बताया गया है CnH2nOn, इसमें n की जो वैल्यू है वो 3 से लेके आप कहां तक रख देंगे, 6। जैसे 3 रखा तो आपके पास आया C3H6O3, यहाँ जाएगा C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, C7H14O7। इस तरीके से आप देख रहे हैं, केवल CnH2nOn में n की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको ट्राइयोज। और यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा, जीके का क्वेश्चन है, इन सब में जो ट्राई के बाद ओज लग रहा है, टेट्रा के बाद ओज लग रहा है, पेंटा के बाद, तो यहाँ पे जो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये जो आ रहा है, ये शब्द जो है उपसर्ग है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। जबकि ओज जो है, पीछे जो ओज लग रहा है वो शर्करा को बताने के लिए लगाया जाने वाला प्रत्यय है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्राइयोज, चलिए आपने फार्मूला तैयार कर लिया, लेकिन इनके नाम भी आपको एग्जाम्पल के रूप में मालूम होने चाहिए। इसमें से सबसे पहली बात, ये जो आपके पास प्राप्त हो रहा है ये क्या है, आपके पास में ग्लिसरैल्डिहाइड, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है और इसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, फिर भी लेकिन बहुत तेज गति से बताना चाहूंगा। आप देखेंगे जब यहाँ 3 कार्बन हो, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ फर्स्ट वाले में ये आपके पास CHO है और ये OH। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आपके पास में एल्डिहाइड है। लेकिन ग्लिसरैल्डिहाइड इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है एक फार्मूला जिसका नाम आप जानते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का जो फार्मूला है OH COH COH,
और ये जो है आप देख रहे हैं ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 और 1 2 3 क्यों कह रहे हैं हम? देखिए 1 2 3 एक श्रृंखला यदि हम चुन लेते हैं तो 1 2 3 है और 3 हाइड्रोक्सी है तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी और ये मुख्य श्रृंखला आपकी है प्रोपेन की। तो ये एक नाम हुआ। इसी में से जब इसका ऑक्सीकरण होता है, मान लें कि इसका ऑक्सीजन से क्रिया हो, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो आप देखें जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये जो दो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे, H2O बनाएंगे और जब वो बनाएंगे तो निकल जाएंगे। तो अब आप देखो जरा क्या बच रहा है। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पे आपका CHO और नीचे सब कुछ वैसे ही था वैसा। ठीक, तो ये आपके पास होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। तो यदि ग्लिसरैल्डिहाइड है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एल्डोज का रूप है। ठीक है, अब बात करते हैं कीटोज कैसे होगा। ये कीटोज कैसे होगा मैं बता दूं आपको। 3 कार्बन बना लें, ये बीच वाले को आपने कीटोन बनाया, बाकी आपके पास में तो आप देख रहे हैं कि ये जो है वो क्या है आपके पास में, ये क्या है? एसीटोन। एसीटोन होता, लेकिन एसीटोन के साथ साथ यहाँ पे ये दो क्या हैं? OH हैं, 2 OH हैं और एसीटोन इसका मूल है तो हम कहेंगे 2H मतलब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है ये भी एक क्या है? ट्राइओज ही है, लेकिन कौन सा वाला है? ये कीटोज वाला है, ये कीटोज वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। तो इसका मतलब ये, इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैली, ठीक है। चलिए अब बात आती है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन, इस 4 कार्बन वाले में बिल्कुल सेम तरीके से आप बनाएंगे 4 कार्बन, पहले में CHO दूसरे में कीटोन। ठीक है, जो पहले सिखाया गया आपको, इसका नाम होगा इरिथ्रोज। इसका नाम है इरिथ्रोज। 5 कार्बन वाला जो होगा ये इसका नाम होगा राइबोज और इसका जो नाम है ये है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज मतलब 6 कार्बन वाला जो एल्डोज बनेगा ना आपका, एल्डिहाइड वाला ग्रुप वाला, पहले CHO वाला, वो एल्डोज होगा आपका ग्लूकोज और जो कीटोन वाला बनेगा कीटोज वो होगा आपके पास में फ्रक्टोज। और ध्यान रखना है आपको कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं इसके बारे में काफी सारे पॉइंट्स हैं और ग्लूकोज तो अपने आप में उसका जो खासकर केमिकल रिएक्शन है वो अपने आप में खुद एक आधा घंटे का लेक्चर है। ठीक है, तो उसके केमिकल रिएक्शंस को हम उसमें शामिल करेंगे क्योंकि इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बायोलॉजिकली कम, लेकिन केमिस्ट्री में जब आप जीवाणु पढ़ते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है और खासकर JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ये लेक्चर समाप्त होने के बाद वो फटाफट सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट 3 भाग, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बेसिक फार्मूला पता हो आपको 3CnH2nOn, n की वैल्यू 3 से लेकर 7 तक करनी है आपको। इनके जो नाम है ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज हैं, इनके भी अपने फार्मूले को रटना नहीं है आपको। जो बेसिक फार्मूला है उसमें 3 से लेकर 7 तक आपको वैल्यू पुटअप कर देनी है। फार्मूले आपको मिल गए, अब इनके नाम आपको पता हो। 3 वाला जो था ग्लिसरैल्डिहाइड है, 4 वाला जो है वो इरिथ्रोज है, 5 वाला राइबोज है। लेकिन इस राइबोज में एक बात ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे आपको। ये जो ऑक्सीजन 5 दिख रहा है ना, अगर ये 4 हो जाए तो उसका नाम होगा डीऑक्सीराइबोज, जो कि ये दोनों जो है RNA और DNA बनाने के लिए जो पेंटोज शुगर होगा उसके रूप में यूज होंगे। ये एक जीके के क्वेश्चन के अंतर्गत हम शामिल करेंगे और उस पर भी चर्चा करते हैं। आप देखते हैं 7 कार्बन वाला जो हिस्सा है इसका नाम होगा स्यूडोहेप्टुलोज। इसका नाम क्या हो जाएगा? स्यूडोहेप्टुलोज।
ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनके नाम भी शामिल हो गए। ठीक है, आपके हिसाब से जो क्लियर होते जा रहा है, मैं सारे पॉइंट्स मिलाते हुए जा रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ इन मोनोसेकेराइड की जो संख्या प्रकृति में है जो प्राप्त हुई है लगभग उनकी जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 20 जो मोनोसेकेराइड हैं उनकी संख्या 20 है जो प्रकृति में अवेलेबल हैं। ठीक, इसके अलावा इनमें जो हमको और क्वेश्चन करने हैं, इनमें कई क्वेश्चन जीके के होंगे। जैसे कि देखिए आप ये जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के दो भाग हो जाएंगे। पेंटोज शुगर में आप एक देखते हैं राइबोज, तो ये तो ठीक है C5H10O, लेकिन यहाँ पर एक कम हो जाएगा C5H10O4, ये राइबोज है और जबकि ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। और जब ये डीऑक्सी राइबोज है तो आपको ध्यान रखना है कि जब आरएनए होता है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें भी एक पेंटोज शुगर की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर राइबोज जो है वो पेंटोज शुगर के रूप में यूज होता है और वो राइबोज का फार्मूला ये होगा। इसका यूज किसके लिए हो जाएगा, आरएनए में। ठीक है, हम यहाँ कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो राइबो यहाँ जो पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर वो कौन सी वाली होगी, राइबोज, जबकि इसका यूज किसमें करने वाले हैं हम, डीएनए। ये डीएनए, तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो डीऑक्सी राइबोज ये जो शुगर है यहाँ पेंटोज शुगर के रूप में कौन होगा, डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर के रूप में यूज होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आरएनए और डीएनए में। आपको अगर देखें तो आपको आरएनए डीएनए में कुछ अंतर तो आपको ऐसे ही पता चलेगा। आरएनए आप जानते हैं क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें पेंटोज शुगर कौन होगी, राइबोज, इसमें पेंटोज शुगर कौन होगा, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इसके अलावा आरएनए एकहरी संरचना होती है जबकि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है, जिसके मॉडल को वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए, ठीक है, आरएनए क्या है, ये केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव में भी, जबकि डीएनए केवल केंद्रक में पाए जाते हैं। आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ नहीं है जबकि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, ऐसे बहुत से अंतर हैं। जब हम डीएनए आरएनए का डिटेल देखेंगे तब ये सारी बातें आएंगी, लेकिन उन दोनों का जो बेसिक फंडामेंटल जिससे स्टार्ट हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आरएनए में जो पेंटोज शुगर होगी वो राइबोज, और जबकि डीएनए में जो पेंटोज शुगर होगी वो डीऑक्सी राइबोज होगी। ठीक है, इस पे चर्चा आगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी चर्चा किसकी, ये जो हेक्सोज है, तो हेक्सोज में आपको बहुत अच्छे से पता है कि C6H12O6 फार्मूला होगा। इसके दो भागों में ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज यहाँ एल्डोज है जबकि फ्रक्टोज यहाँ कीटोज है। डिटेल आपको मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको मैंने क्लियर किया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का पहला लेटर हो गया आपका जी, ग्लूकोज का पहला लेटर जी, जी से बना लो आप क्या, ग्रेप्स। ग्रेप्स यानी क्या होता है, अंगूर, मतलब ग्लूकोज जो है वो अंगूर में पाए जाने वाली शर्करा है। ठीक है, और एफ का मतलब होता है फ्रूट, फ्रूट मतलब फल, तो फलों में पाए जाने वाली जो शर्करा है उसको फ्रक्टोज कहा गया है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात है, ये ध्यान रखना है। ग्लूकोज जो होता है वो डायरेक्ट हमको एनर्जी देता है, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वो टूटने के बाद, तो ग्लाइकोजन चेंज होने के बाद हमको एनर्जी देता है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे ग्लूकोज फ्रक्टोज पे। 7 वाले को हम स्यूडो हेप्टिलोज के नाम से जानेंगे। इसके अलावा ये बात होती है मोनोसेकेराइड की। इस मोनोसेकेराइड के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन जो लगता आसान है, लेकिन वो एग्जामिनेशन में जब आता है ना, तब की स्थिति में या तो बच्चे केवल तुक्का लगाते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि वो बोलना क्या चाहता है। और मैं जरूर चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं इसी बीच में क्लियर कर दूं। आपका क्वेश्चन रहता है निम्न में से कौन, आपको लग रहा होगा ना क्वेश्चन क्या, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है क्या, निम्न में कौन सा मोनोसेकेराइड असममित कार्बन
नहीं रखता है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सैकराइड असममित कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन नहीं रखता है? कौन है ऐसा एग्जाम्पल? और आपके सामने ऑप्शन है यही। इसके लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज दैट C3H6O3, B C4H8O4, C C5H10O5, D C6H12O6। आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असममित कार्बन नहीं रखता है? आपके पास फर्स्ट यानी कि ट्रायोस, सेकेंड टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस। हेप्टोस यहां नहीं दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन असममित कार्बन रखता है? तो मेरे ये साथियों, सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप जो आंसर दे रहे हैं आपको क्वेश्चन समझ आया भी है कि नहीं आया। क्योंकि यहां एक शब्द आया है कि असममित कार्बन नहीं रखते हैं, तो आपको पता है कि असममित कार्बन कहते किसको है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप फंडामेंटल पता है तो आप जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज आप ये सोचेंगे भाई हमने किसी गाइड में कुंजी में पढ़ा है तो आप जवाब देंगे, और नहीं तो जवाब का सवाल ही नहीं उठता है। तो मैं अब आपको बताता हूं सबसे पहले कि असममित कार्बन होता क्या है। यदि आपने ये क्लियर कर लिया तो आप निश्चित रूप से सारे जवाब दे देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं एक कार्बन के चारों ओर कितने बंध होते हैं? 4 बंध होते हैं। यदि वो चारों बंधों से जुड़ने वाले जो समूह हैं वो जो अलग अलग प्रकार के, एक कार्बन के चारों ओर कितने बंध? देखिए ये एक कार्बन है, ये कितने बंध हैं? 4। और यहाँ मान लो ए जुड़ा है तो यहाँ बी, तो यहाँ सी, तो यहाँ ये जो है ए बी सी और डी जो चारों ओर जुड़े हैं वो अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो कार्बन असममित है। ठीक है, आप बोलेंगे सर इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बताएं। हाँ मैं प्रैक्टिकली बताता हूं। देखिए, तो मैं इसे शायद मिटा दूं अब यहाँ से। आइए देखते हैं ना। चलो देखिए, जैसे मैं बताता हूं सबसे पहले आपको मैं इसे 3 कार्बन। अब 3 कार्बन वाला तो एल्डोज भी हो सकता है, कीटोज भी हो सकता है। ठीक है, मैं यहां बनाता हूं इसका एल्डोज वाला है, एल्डोज। हाँ तो देखिए, इसके साथ यहां जो जुड़ा है एक अलग है, दूसरा भी अलग है। अच्छी बात है। ये देखो, ये ग्रुप को मैं क्या कहूंगा? CHO, ये भी अलग है। और ये वाला ग्रुप जो है उसको मैं कहूंगा CH2H, ये भी अलग है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन वो असममित कार्बन है। बात समझ आ रही है आपको? एक साइड H है, एक साइड OH है, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है। चारों अलग अलग समूह हैं, मतलब ये कार्बन जो है वो सममित है। लेकिन यही कंफ्यूजन होगा। अब आपका मैं इसको कीटोज रूप बताना चाहूंगा। C3 कार्बन OH अब आप देख रहे हैं इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, इस कार्बन की, तो इस साइड ये जो भाग है वो क्या है? CH2। ये वाला जो भाग है वो भी क्या है? CH2। देखो दोनों क्या हो गए? ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। 4 होने चाहिए, चारों अलग, तो 4 तो है ही नहीं, पहली बात ये दोनों सेम हो गए। सेम होने की वजह से जो कार्बन ये वाला है वो क्या होगा? असममित नहीं। और जिनमें असममित कार्बन नहीं है तो फिर यहाँ एक क्वेश्चन जन्म लेता है। आप आगे किसी को भी बना के देखेंगे, चाहे वो कीटो हो चाहे कोई भी, यहाँ असममित कार्बन सब में है। तो ध्यान रखना है कि मोनोसेकेराइड का एक क्वेश्चन कि उसमें जो ट्रायोज होता है और ट्रायोज में जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है वो असममित कार्बन नहीं रखता है। और एक बात ध्यान रखना,
प्राकाशिक समयवता कौन दर्शाता है? प्राकाशिक समयवता वो दर्शाते हैं जिनमें असममित कार्बन होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन और जन्म लेता है यहाँ पर, ये जो ट्रायोज का जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये प्राकाशिक समयवता को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और जन्म लेता है। आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप देखेंगे कि कैसे गहराइयों में जाकर के क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं। बड़े एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे अंदर से आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये मेरे पॉइंट समझ आ रहे होंगे। यदि आपको इसमें कुछ नोट करना है, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन नोट करना, नोट कर सकते हैं। स्टार्ट करें। अब हमारा टारगेट है ओलिगोसैकेराइड, लेकिन ओलिगोसैकेराइड जो है इसमें जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोनोसैकेराइड है उनके प्रकृति में कितने यौगिक अवेलेबल हैं। आप बताएं सभी, तो 20 यौगिक अवेलेबल। इनमें जो डाई ट्राई टेट्रा ओज के पहले जो लग रहा है वो किस भाषा के शब्द है? वो ग्रीक भाषा के शब्द है। ओज क्यों लगाया गया है? शुगर को रिप्रेजेंट करने के लिए पीछे ओज प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम है वो हमें कितनी एनर्जी देता है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम होता है वो हमें, देखो जब एनर्जी देता है तो 2 चीजों में बताना है आपको, या तो जूल में बताओ या तो किलो कैलोरी में। तो सभी मुझे पहले तो ये बताएंगे कि कैलोरी और जूल इसमें रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले आप इस रिलेशन को बताएं, फिर बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम है वो हमारे शरीर में जब जाता है और जब वो अपघटित होता है तो विघटन के समय वो कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा और कितनी ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। और साथ ही साथ इनके आंसर को आपको बताना है कैलोरी में भी और जूल में भी। सोचिए, तो सोच लिया आपने? ठीक है, तो चले आने आंसर क्लियर कर दें। चलिए, 17 किलो जूल ऊर्जा, यदि हम जूल में ले रहे हैं तो 17 किलो जूल ऊर्जा जो है वो हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के विघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात आती है, यदि हमको इसको कैलोरी में लाना है तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। तो लगभग अगर इसका हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो 4.2 कैलोरी, 4.2 कैलोरी, ये इसका जो आंसर है वो प्राप्त होगा, किलो कैलोरी। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये कंसेप्ट मालूम होने के बाद अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में जो कुल ऊर्जा मिलती है, कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। हमारी शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस संपूर्ण ऊर्जा का कितना % कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। क्योंकि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है और वो होती है 50 से 75%। और 50 से 75% हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डिपेंड इस बात से भी करता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो रोज जो है भोजन के रूप में, पोषण के रूप में किस चीज को वो खा रहा है, उस पर भी काफी डिपेंड करता है। और ये किन में होता है, ये सारी चीज किन में होती हैं आप देखेंगे जब पूरा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो आपको कुछ चीजें आपको शर्करा में मिलेंगी, कुछ गन्ने में मिलेंगी, कुछ जौ में मिलेंगी, कुछ फल फ्रूट्स में मिलेंगी, कुछ केले में मिलेंगी। सब में अलग अलग प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और वो हमारे लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब साथ ही साथ हम देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के अंतर्गत जो पढ़ने लायक हमारे पॉइंट है, ओलिगोसैकेराइड्स कौन होते थे? वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट थे जो जल में अपघटित होकर के मोनोसैकेराइड के 2 अणु देते थे। जैसे एग्जांपल आपको मैंने समझाया था C12, H22O11, ये सामान्य गन्ने की रस यानी शर्करा का फार्मूला है। ये जो है वो शर्करा है, मतलब ये शुगर है, प्लस इसमें पानी मिलाया तो आप देखेंगे C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटते हैं, इसका मतलब ये डाइसैकेराइड्स हैं, और डाइसैकेराइड का मतलब होता है कि ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल में अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं। अब इनके फार्मूले को याद करने का मैं बहुत बढ़िया तरीका आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें पानी मिलाना बहुत आवश्यक होता है। उसका एक टेक्निक मैं आपको देता हूँ जिससे कि आप फार्मूले को तैयार रखें। आप देखेंगे यहाँ डाइसैकेराइड के 3 फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इन तीनों के जो फार्मूले होते हैं, इन तीनों के फार्मूले जो हमारा मेन सेकेराइड का बेसिक फार्मूला था, अब उसका क्या था फार्मूला, सोचिएगा वो फार्मूला आपके पास जो था उसके हिसाब से क्या होता, हाँ, कि सोचिए CnH2n+2 था, और चूंकि 2 अणु देते तो उसका आप दोगुना कर दो, है ना, उस हिसाब से